बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हमारे स्टमक के अंदर जो फूड मौजूद होता है वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे माउथ में आ जाता है। क्योंकि हमारे इसोफेगस के अंदर जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वज़ह से फूड ईज़िली माउथ के अंदर रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाता है। तो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि ये चीज़ क्यों होती है, और उसके साथ-साथ हम कॉम्प्लिकेशन को भी पढ़ेंगे कि इस डिज़ीज़ के साथ हमारे बॉडी के अंदर और कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, और इसके सिम्पटम्स पढ़ेंगे, और इसके अलावा इसकी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर करते हैं, जो आपके नॉलेज में अच्छी खासी इंक्रीज़ में ला सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पता होगा कि हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल मौजूद होते हैं, जो म्यूकस की इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं HCl से, यानी एसिड से। क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर HCl सीक्रेशन भी होती है, जो कि पैराइटल सेल सीक्रेट कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा स्टमक सेफ होता है म्यूकस सीक्रेटिंग सेल की वजह से, उसको मतलब कोई डैमेज वगैरह नहीं होता। जब ये मतलब गैस्ट्रिक मटेरियल जिसके अंदर एसिड मौजूद है, मतलब HCl मौजूद है, वो हमारे इसोफेगस से रिफ्लेक्ट बैक होके माउथ में आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये इसोफेगस के अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल तो मौजूद नहीं है, तो ये हमारे इसोफेगस को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, वहाँ पे अल्सर कर सकता है, तो मतलब ये चीज़ इसमें हो सकती है। तो डेफिनेशन में भी यही बता रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज डेवलप व्हेन द इसोफेजियल म्यूकस इज एक्सपोज्ड टू गैस्ट्रिक कंटेंट। मतलब ये जब रिफ्लेक्ट बैक होगा तो ये एक्सपोज होगी, मतलब उनके साथ मतलब कनेक्ट होगी गैस्ट्रिक मटेरियल के साथ, जिसमें हमारा एसिड मौजूद होगा। तो वो क्या करेगा, मतलब प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये मतलब ज़्यादा टाइम की वजह से होगा, तो रिजल्टिंग मतलब उसके रिजल्ट में हमें इसोफेजाइटिस होगी, हमारे इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, उसके अलावा हमें हार्टबर्न भी मौजूद होगा, मतलब हो सकता है, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन और वगैरह मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा ये कह रहा है कि ये 15 से 20% मतलब कॉमन इफ़ेक्ट कर रहा होता है एडल्ट्स में, मतलब ये चीज़ कॉमन होती है। 10% एक्सपीरियंस डेली हार्टबर्न और इंडाइजेशन, मतलब इसमें जो 10% लोग होते हैं उनमें ये चीज़ डेली होती है, जिसकी वजह से उन्हें इंडाइजेशन बदहज़मी होती है, और उसके अलावा उनका हार्टबर्न यानी कि स्टमक पेन भी आप कह सकते हैं, उसके अलावा अल्सर भी, गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं, तो ये इन चीज़ों उन लोगों में कॉमन होती है। अच्छा, तो मज़ीद इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी बता रहा है, तो पैथोफिज़ियोलॉजी में वही चीज़ें जो मैंने पहले बताई कि इसोफेगस के अंदर जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन खो देता है, जिसकी वजह से मतलब ईज़िली फूड रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और मज़ीद चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देता है, कि लाइक हमारी इसोफेगस भी डैमेज हो जाती है। और ये चीज़ क्यों होती है, मज़ीद लास्ट पॉइंट में ये चीज़ लिखा है, मज़ीद 2 पॉइंट है तो जो मैंने बताई वही हैं। लेकिन मेन इसमें एक चीज़ बता रहा है कि टाइट क्लॉथिंग वियरिंग की वजह से होता है, और प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो इसकी वजह से हमारे एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, तो इसकी वजह से मतलब हमारा जो इसोफेगस है उस पे भी प्रेशर आएगा, और स्टमक से इज़िली फूड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है। और उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक है? तो उनका भी एब्डोमेन जो है ना वो ज़्यादातर उनके ऊपर भी प्रेशर होता है बेबी की वजह से, तो ये स्टमक जो है ना ऊपर आ जाता है इसोफेगस की तरफ, तो वहाँ से भी इनको प्रेशर आता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है हमारे माउथ में। तो ये दोनों इनकी कॉम्प्लिकेशंस थी। अब मज़ीद अगर हम इस पिक्चर में देखें तो आपको ये चीज़ जो आपको राउंड करके दिखाई गई है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन अलोइंग रिफ्लेक्स, मतलब जो हमारा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो ओपन हो गया, जिसकी वज़ह से फूड या फिर फ्लूइड वग़ैरह जो है, वो ईज़िली रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है हमारे माउथ में। तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, हमारे इसोफेगस को भी डैमेज करेगा, और हमारे माउथ को भी एक हार्टबर्न लाइक बिटर टेस्ट देगा, जो कि हमें पसंद नहीं होती। ठीक है, और इसके अलावा ये बता रहा है कि नॉर्मली द पेरिस्टालसिस इन द इसोफेगस इन द बाइकार्बोनेट इन सिलिवरी सेक्रेशन न्यूट्रलाइज एनी गैस्ट्रिक जूसेस दैट कैन टेक द इसोफेगस। अच्छा, इसमें कह रहा है कि नॉर्मली ये चीज़ होती है कि हमारे सिलिवरी ग्लैंड जो सीक्रेट कर रहे थे सिलिवा, तो उसके अंदर बाइकार्बोनेट होते हैं, जो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, मतलब हमारे एसिड को जो है ना
उसकी एसिडिटी ख़त्म कर रहे होते हैं, जो हमारे मतलब हमारे बॉडी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होती, तो ये बाइकार्बोनेट की वज़ह से हो रहा होता है। लेकिन ड्यूरिंग स्लीप एंड विथ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स एसोफेगल म्यूकोसा इज़ डैमेज। अतः जब आप मतलब सो रहे होते तो उस वक़्त तो ये चीज़ नहीं सीक्रेट होगी, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड तो तब काम करेंगे जब आप खाना वग़ैरह खाएँगे, तो उस वक़्त आपकी जब ये फूड रिफ्लेक्ट बैक होगा तो आपकी एसोफेगस को डैमेज कर सकता है, उसकी म्यूकोसल को डैमेज कर सकता है, ठीक है? ये प्रोलॉन्ग एक्सपोज़र कॉज़ अल्सरेशन, ठीक है? एंड ब्लीडिंग। अगर ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा तो आपको अल्सर भी हो सकता है और इसके अलावा ब्लीडिंग भी हो सकती है। अनट्रीटेड देयर इज़ स्कारिंग इन द स्ट्रक्चर, मतलब उसके अलावा आपको जो सॉरी एसोफेगस के अंदर एक टाइटनेस आपको फ़ील होगी, जिसको हम स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको मतलब वो स्वेलिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है? डिस्फेजिया हम जिसे कहते हैं। मतलब आप जो चीज़ खाएँगे उसको अगर आप स्वेल करेंगे, निगलने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे पेन होगा। तो अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें साइन और सिम्पटम्स की, तो आपको हार्ट बर्न आफ्टर मील होगी, मतलब आपको जलन होगी स्टमक के अंदर खाना खाने के बाद या कोई भी चीज़ खाने के बाद। और इसके अलावा मे हैव रिगरगटेशन ऑफ सोर मटीरियल इन माउथ, पेन विथ स्वेलिंग। अच्छा, उसके अलावा जब ये आपका मटीरियल रिफ्लेक्ट बैक होगा माउथ में, तो आपको एक तो पेन होगा और इसके अलावा मतलब आपको मटीरियल की जो उसकी टेस्ट होगी वो भी आपको सोर फील होगी, मतलब आपको पसंद नहीं आएगी ये चीज़। और इसके अलावा एटिपिकल चेस्ट पेन होगी, आपको सोर थ्रोट होगा और ब्रोंकोस्पाज़म में लेरिंगोस्पाज़म यानी आपके ब्रोंक्यूल्स और लेरिंग्स जो होंगी वो उसमें टाइटनेस आ जाएगी, स्पाज़म हो जाएँगी वो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसोफेजियल स्ट्रक्चर यानी इसोफेगस की जो नैरोइंग हो जाएगी आपकी इसोफेगस, जिसकी वजह से आपको इसोफेगस बिल्कुल सख्त हो जाएगी, फूड को ईज़िली पास आउट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको डिस्फेजिया भी हो सकता है, यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है? अगर कोलैबोरेटिव केयर की हम बात करें, तो इसमें डायग्नोज़ होगा मे बी मेड फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ सिम्पटम्स एंड रिस्क, मतलब आपको डायग्नोज़ को पता चलेगा मतलब हिस्ट्री को देखते हुए वहाँ पे आपको कौन-कौन सी सिम्पटम्स और कौन-कौन सी रिस्क वगैरह हो सकती है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफ़स्टाइल चेंजिंग करेंगे, लाइक इसमें आपको जो एसिडिक फूड होगा उनको उनसे आपने अवॉइड करना होगा और डाइट मॉडिफ़िकेशन में भी ये चीज़ आ जाती है दोनों में। मतलब इस दोनों में आपने वो चीज़ अवॉइड करनी होगी जिसकी वज़ह से आपको मतलब एसिडिक हो रही हो, ठीक है? या फिर हार्ट बर्न हो रही हो और इसके अलावा अवॉइड स्मोकिंग से अवॉइड करना होगा। और इसके अलावा मतलब आपने अगर खाना वगैरह खाना है तो उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में खाना होगा, छोटे लुक़्मे लेने होंगे, ठीक है? उसके अलावा मेडिकेशन वगैरह लाइक एच2 रिसेप्टर ब्लॉक और उसके अलावा ओमेप्राज़ोल, लाइसिक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ कर। तो मज़ीद ये मेडिकेशन में ये चीज़ बता रहे हैं आपने एंटासिड यूज़ करनी है जो कि आपके सिम्पटम्स या को मतलब रिलीफ़ कर देती है सिम्पटम से। इन एंटासिड में आपको मेलेक्स हो जाती है और मेलिंटा और इसके अलावा गैविस्कॉन और एंटासिड सिरप आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपने यूज़ करनी है और उसके अलावा एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर में आपने सेमेटिडाइन, वेनिटिडाइन और फॉर्मेलिडाइन, ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है। मतलब ये मेडिकेशन है, इनके नाम ये प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर में आपने ओमेप्राज़ोल वगैरह या फिर लोरेंज़ोप्राज़ोल, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे इनिशियली फॉर 8 वीक और 3 टू 6 मंथ, मतलब आपने यहाँ 8 वीक तक या फिर 3 टू 6 मंथ तक ये चीज़ आपने यूज़ करनी है, फिर आपको कंप्लीटली यहाँ से रिलीफ़ मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक और मेडिकेशन भी है प्रोमोटिलिटी एजेंट है, जिसमें एनहांस एसोफेजियल क्लीयरेंस एंड गैस्ट्रिक इम्पेडिंग, ये चीज़ आपको मतलब जो है ना एसोफेगेस को क्लीयरेंस और गैस्ट्रिक को इम्पीड करने में हेल्पफुल होती है, लाइक ब्रोम्पेराइडोन मोटिलियम है, ये आपको मतलब वोमिटिंग करने में हेल्पफुल होती है। और मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है, जिसमें आपका मेक्सोलोन आ जाता है, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है, ये भी आपके स्टमक के लिए हेल्पफुल होती है, तो मेडिकेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, और इसके अलावा डाइट एंड लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट में अगर इसकी बात करें हम, एलिमिनेशन ऑफ द एसिडिक फूड, आपने अपने लाइफ़ से मतलब टोमेटो स्पाइसी चीज़ें मतलब इनको अवॉइड करना है, ये चीज़ आपने नहीं खानी, ठीक है? और इसके अलावा अवॉइडिंग फूड व्हिच रिलैक्स esophageal sphincter और डिले गैस्ट्रिक इम्पेटिव फैटी फूड, चॉकलेट मतलब अल्कोहल वगैरह, और ये क्या लिखा हुआ है पेपरमिंट, मतलब इन चीज़ों से आपने
अवॉइड करना है, ये चीज़ आपने नहीं लेनी है। क्योंकि ये आपके इसोफेगस के अंदर जो स्फिंक्टर होता है उसको मतलब क्या करती है, मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन लाती है उसके अंदर, मतलब उनको डिले कर देती है। मेंटेन आइडियल बॉडी वेट आपने मेंटेन रखना, ईट स्मॉल मील एंड स्टे अपराइट 2 आवर्स पोस्ट ईटिंग। अच्छा, आपने छोटे-छोटे मतलब टुकड़े लुक़मे लेने हैं फूड के, रोटी के, और उसके अलावा आपने खाने के बाद 2 घंटे तक आपने अपराइट मतलब स्टे करना है। या तो खड़े होना है या फिर बैठना है, मतलब सोना नहीं है, क्योंकि ये फूड चांसेस हैं कि रिफ्लेक्ट बैक होके आपके माउथ में आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा इवैल्यूएट हेड टू बेड 6 टू 8 ब्लॉक डिक्रीज़ रिफ्लेक्स। उसके अलावा अगर आप सो रहे हो तो आप अपने बेड को इवैल्यूएट करेंगे, मतलब ऊपर करेंगे, जिसकी वजह से फूड रिफ्लेक्ट बैक ना हो। स्मोकिंग से अवॉइड करनी है। उसके अलावा लूज़ फिटिंग वाले कपड़े आपने मतलब अवॉइडिंग बेंडिंग एंड वियर लूज़ फिटिंग क्लॉथिंग। लूज़ फिटिंग क्लॉथिंग वगैरह ये चीज़ आपने यूज़ करनी है। अच्छा, उसके अलावा सर्जरी इंडिकेटेड फॉर पर्सन नॉट इम्प्रूव्ड बाय डाइट एंड लाइफ़स्टाइल चेंजेस। मतलब उन पर्सन के लिए जो लाइफ़स्टाइल और डाइट की चेंज करने की वजह से भी फिर भी उनके अंदर कोई चेंजेस वगैरह नहीं आई हो, मतलब वो ठीक नहीं हो, तो उनके लिए सर्जरी मतलब प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें हमारा लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर आ जाता है, ठीक है? और इसके अलावा दूसरा हमारा जाता है ओपन सर्जिकल प्रोसीजर, जिसे हम नाइसिन फंडोप्लिकेशन भी कहते हैं। तो इस पिक्चर में आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो फर्स्ट वन है उसमें ओपन फंडोप्लिकेशन इंसिशन कह रहा है, और दूसरे में लेरेंजोस्कोपिक है। तो ओपन फंडोप्लिकेशन में क्या होता है कि आपके बॉडी को इज़िली कट किया जाता है, ठीक है? वहाँ से यूजुअली जिस तरह ऑपरेशन होती है, सर्जरी वगैरह होती है, तो ये चीज़ इस तरह होगी। और लेप्रोस्कोपिक में क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर इस तरह होल बनाए जाएँगे, फिर बाहर से इसको ऑपरेट किया जाता है, लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उनको ऑपरेट किया जाता है। मतलब उनके अंदर आपको सर्जरी के तौर पे कट वगैरह नहीं किया जाता, और आपको ऐसे ही ठीक किया जाता है। फिर आपके स्टमक की कंडीशन को कुछ इस तरह हो जाती है, यानी आपके स्टमक के अंदर जो इसोफेजियल स्फिंक्टर नहीं था, लोअर स्फिंक्टर नहीं था, तो जिसकी वजह से फूड रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। तो इस सर्जरी के थ्रू आप फिर ये चीज़ आपकी स्टमक की कंडीशन इस तरह हो जाएगी, तो फिर ये ईज़िली मतलब फूड जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपके माउथ तक नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से आप हार्टबर्न और उसके अलावा डिस्फेजिया जैसी कॉम्प्लिकेशन से मतलब सेफ रहेंगे। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।